नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे तथा इससे पहले अगर आप लोग क्लास नहीं देखें इसके पहले वाले क्लास को, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए आज हम लोग अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे तथा हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको साथ साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन आज का टॉपिक है। चलिए हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार की रंग बिरंगी क्या देखते हैं? वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कि कार देखते हैं, बस देखते हैं, साइकिलें देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, जंतु देखते हैं तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो है स्कूल जाते समय या कहीं भी जाते हैं तो अनेक प्रकार की क्या देखते हैं? वस्तुएं देखते रहते हैं जो हमारे रास्ते में मिलते रहते हैं। ठीक है, आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? अब आप सोचिए कि हम उन वस्तुओं को कैसे देख लेते हैं। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो जाता है, क्या हो जाता है? पूर्ण अंधकार हो जाता है, तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। आप रात्रि में कहाँ जाते हैं? पूरी तरह से अंधेरे कमरे में जाते हैं जहाँ पे लाइट बिल्कुल ही नहीं है। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी वस्तु को देख पाते हैं? अब आप सोचिए कि जब आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या आप किसी वस्तु को रखे हुए जो कमरे में रखा हुआ है उसको आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं, क्या करते हैं? अंधेरे कमरे में टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। तब वो वस्तु क्या होती है? हमको दिखने लगती है। क्या ऐसा नहीं है कि बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं? क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके वजह से बिना प्रकाश के वस्तुओं को हम देख सकते हैं? प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है? सहायता करती है। बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। क्या देता है? स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य जो है आकाश में एक ऐसा पिंड है। क्या है? ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करते रहता है। पृथ्वी को प्रकाशित कौन करता है? सूर्य करता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सूर्य द्वारा जो ऊर्जा निरंतर जो निकलते रहती है, सूरज द्वारा निकलने वाली ऊर्जा जो होती है किस प्रक्रिया के द्वारा निकलती है और सूरज में कौन सा गैस होता है। ठीक है, दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूरज की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जो वस्तुएं सूरज की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त पिंड कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जन करती है उसको दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे कि सूरज टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश, विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है। ठीक है, आप किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश जो होता है इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आँखों की ओर आता है। ठीक है, तब इन वस्तुओं का प्रकाश क्या होता है? हमारी आँखों की ओर आता है। अब हम लोग देखेंगे कि पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है। पारदर्शी वस्तुएं कौन होती है? अपारदर्शी वस्तुएं तथा पारभासी। अपारदर्शी तथा पारभासी 3 प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में भी बांटा था। आप याद कीजिए। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके ज़रूर
यदि हम किसी वस्तु के आर पर नहीं देख सकते, किसी वस्तु को कहाँ नहीं देख सकते हैं, आर पर अगर हम नहीं देख सकते हैं तो वह क्या होता है, वह अपारदर्शी वस्तु होता है। वह कौन सा वस्तु होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु के आर पर नहीं देख सकते, कोई भी वस्तु हो सकती है, तो वे वस्तु क्या हो सकती है, वो अपारदर्शी वस्तु की श्रेणी में आते हैं। यदि आप किसी वस्तु के आर पर देख सकते हैं, यदि आप किसी वस्तु के आर पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। तो वह वस्तु प्रकाश को कहाँ से होकर जाने देती है, अपने अंदर से होकर के जाने देती है। और ऐसी वस्तु को कौन सा वस्तु कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु, जो वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को होकर जाने देती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, तथा जो वस्तु अपने अंदर से किसी प्रकाश को होकर के जाने नहीं देती है, नहीं गुजरने देती है, उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इतना तो याद हो गया होगा। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ वस्तु वैसे होते हैं जिनसे तो हम लोग देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं, जिससे देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं उसको कीजिए। जैसे रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, अनुरेखन कागज़ अथवा कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा लीजिए। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तुओं को देखने का प्रयास कीजिए। इन सभी वस्तुओं के आर पर किसी दूर रखी वस्तुओं को देखने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। जैसा कि चित्र संख्या 11.1 में दिखाया गया। ये आपका कोई वस्तु उठा लीजिए, जितनी भी वस्तु बताए हैं उस वस्तु को अपने आंखों के सामने रखिए तथा उससे उस आर पार रखे हुई वस्तुओं को क्या कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पर चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? क्या आप जब उस वस्तुओं को अपने आँख के सामने में रख करके दूर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तब वहाँ से आने वाली प्रकाश जो है इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुँच पाती है? क्या आप उस वस्तुओं को देख पाते हैं? ठीक है, अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के साथ क्या कीजिए, लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर के, कहाँ से होकर, अपने अंदर से होकर के प्रकाश को पूर्णतः या आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। क्या करती है, प्रकाश, वो वस्तुएं अपने अंदर से होकर के प्रकाश को या तो पूरी तरह से गुजरने देती है, या तो थोड़ी थोड़ी यानी आंशिक रूप से गुजरने देती है, या फिर क्या करती है, बिल्कुल ही नहीं गुजरने देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग छायाएं वास्तव में क्या होती है। छाया क्या होती है, शेड क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। अब आप क्या कीजिए कि प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु, कुछ भी हो सकता है अपारदर्शी वस्तु में, ठीक है, उसको धूप में कहाँ पे, धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बनी ये गहरे काले धब्बे, कैसे गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण ही होती है। वस्तुओं के किसके कारण होती है, तो छाया के कारण होती है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देख करके वस्तु को पहचान सकते हैं। कभी कभी आप क्या करते हैं, वस्तु की छाया को देख करके वस्तु को पहचान सकते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 11.2 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वस्तु है, उसका छाया बन रहा है। ठीक है, मैदान में कागज़ की एक सीट बिछाइए। क्या बिछाइए, मैदान में कागज़ की एक सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर क्या कीजिए, हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज़ की सीट पर पड़े। आप उस वस्तु को ऐसे पकड़िए, इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जो है जमीन पर बिछी हुई कागज़ की सीट पर पड़ सके। जब आप वस्तु को पकड़े हुए होंगे तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। क्या कीजिए, अपने किसी मित्र से छाया की जो बाहरी रेखा बनती है उसको खींचने के लिए कहिए। ठीक है,
इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देख करके वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान कर सकते हैं? वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान कर सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो देखते हैं? अब आप बताइए कि अंधेरे में किसी की छाया बनती है या नहीं बनती है? आप सोचिए, विचार कीजिए। क्या आपको क्या आपको उस समय क्या आपको उस समय कोई भी छाया नहीं दिखाई देती है? जब आप अंधेरे में होते हैं, रात्रि के समय होते हैं या बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में होते हैं, उस समय आपका क्या होता है? आपका छाया नहीं दिखाई देता है, कोई भी छाया नहीं बनता है। जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है, जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? आइए क्रियाकलाप 3 देखते हैं हम लोग। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। कहाँ करना होगा? आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा एक गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर के, क्या लेकर के? एक बड़ी सीट लेकर के गत्ते की किसी खुले मैदान में जाइए। कहाँ जाइए? किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर के ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। कहाँ पड़े? आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। क्या है? अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। अब आपके मित्र के सामने आप प्रकाश मारिएगा तो ऐसा नहीं ना है कि उसके पीछे होकर के प्रकाश गुजर जाएगा, नहीं गुजरेगा। जब ये देखिए छाया पर्दे पर ही बनती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप हैं और यहाँ पे आपका मित्र है और पीछे से एक सीट लेकर के आपका ये एक दूसरा मित्र है। आप एक टच जो है क्या है, इसके शरीर पे मार रहे हैं तो इसका छाया कहाँ बन रहा है? ये पीछे बन रहा है। ठीक है। आपके मित्र के पीछे पेड़, आपके मित्र के पीछे क्या? आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत, आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहे कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या अब छाया सीट पर बनती है? अब देखिए ये छाया कहाँ बनती है? सीट पे बनती है। देखिए यहाँ पे बन रहा है, दिखाया गया है। आपके हाथों में छिपी उंगलियों की छाया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रहा आपका हाथों की उंगलियों की छाया। ठीक है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। इस प्रकार छाया कहाँ दिखाई दे सकती है? केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह काम करती है। किसके तरह काम करती है? पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। छायाओं से हमें कुछ वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कभी कभी जो छाया बनती है, किसी वस्तु की जो छाया बनती है, उसकी वस्तु की आकृति के बारे में हमको सही से पता भी नहीं चल पाता है। वो हमको क्या करती है? भ्रमित कर देती है। 11.4 चित्र संख्या दिखाया गया है। 11.4 ये चित्र संख्या दिखाया गया है। कुछ यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हाथ है। ये क्या है? आपका हाथ है, लेकिन ये किसके जैसा इसका छाया बन रहा है? इसका छाया किसके तरह बन लग रहा है कि किसी जानवर का मुंडी है, सिर है। यहाँ पे ये भी आपका हाथ है, इसका छाया देखिए कैसे बन रहा है। यहाँ पे आपका हाथ है, लेकिन इसका छाया किसी जानवर की तरह बन रहा है। यहाँ भी आपका हाथ है। तो यही कहने का मतलब है। कहने का मतलब क्या था कि कभी कभी किसी वस्तु की छाया जो है, किसी वस्तु की छाया हमको उसको जो है हमको बनने में क्या करती है? हमको दिग्भ्रमित कर सकती है। हम सही से उसको नहीं पहचान पाते हैं कि ये किस वस्तु की छाया है। ठीक है। जैसा कि चित्र संख्या 11.4 में कुछ छायाएँ दिखाई गई थी जिसे अभी हम लोग ने देखा है।
जिन्हें हम अपने हाथों से बना करके विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं, ये मज़ेदार की बात है। ठीक है, आइए हम लोग अब क्रियाकलाप आगे देखते हैं कि स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। क्या रखिए? एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? जब आप गर्मी के दिनों में जब धूप निकला हुआ होगा उस समय बाहर में आप एक कुर्सी रखिएगा तो कुर्सी का एक छाया बनता है। क्या क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञात होता है? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें, यदि आप कुर्सी को क्या करें, थोड़ा सा घुमा दें, तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक पतली नोटबुक लेकर के उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया को देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती है? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर के उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब लीजिए अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। एक लंबा बॉक्स लीजिए। क्या लीजिए? एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। क्या कीजिए? ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति करते हैं, क्या करते हैं? इधर उधर गति कराते हैं, तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूरज के सामने रखते हैं। ठीक है, अथवा जब आप छोटे फलक को सूरज के सामने रखते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि सूची छिद्र कैमरा। ठीक है, शायद आप यह सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। ठीक है, तब हमको बहुत बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, दो ऐसे बॉक्स लीजिए। क्या लीजिए? दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। ठीक है, एक कहने का मतलब है कि एक बॉक्स के अंदर एक दूसरा बॉक्स। ठीक है, दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर के इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। ठीक है, जैसा कि चित्र संख्या 11.5A में दिखाया गया है। 11.5A में ये दिखाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारदर्शी पर्दा, जिसको ट्रेसिंग पेपर पारभासी है, जिसे क्या हो सके, पारभासी चिपका करके ढक दीजिए। ठीक है, पारभासी पर्दा चिपका करके ढक दीजिए, जैसा कि चित्र संख्या 11.5 के बी में दिखाया गया है। 11.5 के बी में दिखाया गया, ये पारभासी है। ठीक है, पारभासी पर्दा रख दिया गया है। ठीक है, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। ठीक है, जैसा कि चित्र संख्या 11.5 में यहाँ पे पारभासी ये अंदर चला गया। ठीक है, आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार हो गया। अब आपका कैमरा क्या है? आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, सूची छिद्र कैमरा लेकर के छोटे बॉक्स के खुले हुए सिर से देखिए। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। किस रंग के कपड़े से ढक लीजिए? काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का क्या कीजिए? प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूरज की तेज धूप में रखी हो। कहाँ रखी हो? सूरज की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना बने। क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से क्या है? भिन्न है। सूची छिद्र कैमरे से सूरज के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें।
अब जो सूची छिद्र वाला कैमरा बनाया है उससे क्या देखिए, अब सड़क पर किसी व्यक्ति को देखिए, कुछ भी देख सकते हैं। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या जैसा व्यक्ति है, जैसा रंग है, वैसा ही सेम हमको दिखाई दे रहा है? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं? जो वस्तु जैसे हैं, जो व्यक्ति जैसा है, क्या हमको उस सूची प्रतिबिंब के द्वारा, सूची बिंब के द्वारा, दूरबीन के द्वारा क्या हमको वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? सीधा दिखाई दे रहा है अथवा उल्टा दिखाई दे रहा है? आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। ठीक, आइए अब अपने सूची छिद्र के कैमरे से सूरज का प्रतिबिंब बनाए। किसका प्रतिबिंब बनाए? सूरज का प्रतिबिंब बनाए। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था होना चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए। अब क्या चाहिए? गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में क्या है? छोटा सा सूची छिद्र बना हो, छोटा सा सूची छिद्र बना हो। गत्ते की शीट को सूरज की तरफ इस तरफ पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। उसकी छाया कहाँ बने? साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूरज का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं? अपनी जगह से सूरज ग्रहण के समय, अपनी जगह से क्या? सूरज ग्रहण के समय सूरज का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूरज ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूरज का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। कहाँ बने सूरज का प्रतिबिंब? पर्दे पर साफ बने। सूरज ग्रहण आरंभ होने पर सूरज का प्रतिबिंब देखें। अच्छा बताइए कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं कि सूरज ग्रहण किस दिन लगता है और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है। ठीक है, आपको दो ऑप्शन भी दे देते हैं, एक अमावस्या को लगता है, एक पूर्णिमा को लगता है। दोनों में से आपको दो प्रश्न है, दोनों में से दोनों का आंसर देना है। सूरज ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है? ठीक है, अमावस्या या पूर्णिमा को। ठीक, इसका उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे आपको। ठीक, आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर ग्रहण जब स्टार्ट हो जाता है तो सूरज के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे क्या हो जाता है? काला हो जाता है। जब भी सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? काला हो जाता है, अंधकार छा जाता है हमारे आकाश में। ठीक है, हमें सूरज को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? सूरज को सीधे नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो सूरज या चंद्रमा को सीधे हम लोग डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। प्रकृति में भी, नेचुरल में भी हमारे क्या है? एक रोचक छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं, कभी कभी हम कहाँ से गुजरते हैं? ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियाँ होती है। क्या होती है? ढेर सारा पत्तियाँ होती है। वृक्ष है तो वृक्ष पे पत्तियाँ होती ही है। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूरज के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। तब उस पेड़ के नीचे सूरज के क्या दिखाई देते हैं? प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका प्राकृतिक ये प्रतिबिंब बना हुआ है। ये देखिए सूरज के धब्बे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूरज के सूची छिद्र प्रतिबिंबित होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की तरह व्यवहार करते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान किसके तरह व्यवहार करते हैं? सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं। अब देखिए, ये जो सभी प्रकार की जो अनियमित आकृतियां हो सकती है, जो भी पत्तियां होती है, कहीं पेड़ों पे कहीं घना पत्तियां होती है, कहीं बिखरे हुए होते हैं, तो सबकी आकृति क्या होती है? अलग अलग आकृति हो सकती है। परंतु हम सूरज के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूरज ग्रहण के समय सूरज के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करेंगे। जब भी आगामी सूरज ग्रहण होगा तब आप क्या करेंगे? उसके प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। क्या हो सकता है? यह अत्यंत ही रोचक हो सकता है। बूझो के मस्तिष्क में एक विचार है। क्या विचार है? कि हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब तो देखे थे। क्या देखे थे? सूची छिद्र से जो सड़क पे लोग चल रहे थे उसके कैसा प्रतिबिंब देखे थे? उल्टा प्रतिबिंब देखे थे। ठीक है, सूरज के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? ठीक है, सूरज के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं? ठीक है, किसी
किसी वस्तु का हमारे मानव नेत्र द्वारा देखा हुआ प्रतिबिंब जो हमारे रेटिना पे बनता है, किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। भी एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को जो हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे कहाँ पे बनता है? हमारे रेटिना पे बनता है। और किसी वस्तु को देख करके हम आँख बंद कर लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकेंड तक हमारा उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे रहता है, ठीक है। तथा हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे रेटिना पे जो है ना वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सेम फिल्म में भी बनता है। फिल्म में भी क्या बनता है? वहाँ पे भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहेली का कुछ अन्य भी विचार है। क्या विचार है? निश्चय ही ये सब परिणाम जो है जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूचित छिद्र प्रतिबिंबी आदि तभी संभव है जब हम प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करते हैं। ये सभी तभी संभव है जब प्रकाश कहाँ गमन करे? एक सीधी रेखा में गमन करे, तभी ये सभी संभव है, ठीक है। आइए पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली ले। क्या लें? पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा लें अथवा रबड़ की लंबी नली ले। कमरे में कहाँ? कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जला करके मेज के ऊपर रखें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जला करके कहाँ रखें? तो मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर के पाइप से मोमबत्ती को देखें। पाइप से किसको देखें? मोमबत्ती से देखें। ये देखिए, आपका एक मोमबत्ती यहाँ से दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मोमबत्ती की ओर ये एक जो है सीधे देख रहा है, यहाँ पे ए में सीधे देख रहा है और यहाँ पे ये मुड़े हुए पाइप के द्वारा देख रहा है, ठीक है। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? हो करके पाइप से मोमबत्ती को देखो तो क्या मोमबत्ती दिखाई दे रही? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो, जब क्या कर रहे हो? आप मोमबत्ती को देख रहे हो, तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या कीजिए? पाइप को मोड़िए। जैसे 17.B में दिखाया गया है, 11.7 के बी में दिखाया गया है। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप मोमबत्ती को देख सकते हैं। आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है। कौन रोकती है? अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है, ठीक है। आगे चलिए दर्पण तथा परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण किसे कहते हैं तथा उसका परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। हम अपने सुबह सोकर जगते हैं तो मुंह हाथ होकर के कहाँ सामने होते हैं? दर्पणों के सामने में खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी चेहरा और खूबसूरती कैसा हमको दिख रही है, ठीक है। दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। क्या देखते हैं? दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। क्या है? जो आप देखते हैं, जो आप अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो दर्पण द्वारा किया गया क्या है? परावर्तन के द्वारा ही आप अपना चेहरा को देख पाते हैं, ठीक है। हम दर्पण के सामने रखी वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। हम क्या देखते हैं? दर्पण के सामने रखी हुई कोई भी वस्तु हो तो उसका परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन भी देखते हैं। आप नदी में भी देखिए, समुद्र तालाब में भी देखिए, पेड़ जो किनारे किनारे पेड़ लगाए होते हैं उनकी छाया कहाँ बनती है? उस तालाब में दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अब अगला जो क्रियाकलाप है वो कब किया जाना चाहिए? रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर, क्या लेकर? एक हाथ में दर्पण लेकर के कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। क्या हो जाए? कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़ा हो जाइए। एक घर के एक कोने पे अपने दोस्त को खड़ा करा दीजिए और एक कोने पे आप खड़ा हो जाइए टॉर्च लेकर के। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए। अब क्या कीजिए? टॉर्च के आगे जो कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है, उसको आप अपनी पूरी उंगलियों से क्या कीजिए? ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाएं। अब आप क्या कीजिए? टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़ दें। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए क्या करें? किरण प्रकाश गुजरने के लिए आप अपने अंगुलियों के बीच में कुछ जगह छोड़ दें। प्रकाश पुंज को जैसा कि यहाँ पे देखिए, प्रकाश पुंज को
प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। प्रकाश पुंज को अपने मित्र के द्वारा, किसके द्वारा? आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? चित्र संख्या 11.8 में दिखाया गया था। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। किसके ऊपर पड़े? किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। ठीक है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्या करता है? दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश क्या करती है? गमन करती है। प्रकाश जो है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जो है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। चलिए अगला क्रियाकलाप 8 देखते हैं हम लोग। अगला क्रियाकलाप कौन सा है? 8। एक बड़ी थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर चित्र संख्या 11.9 में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। ठीक है, क्या लगाइए? एक दर्पण लगाइए। ये आपका 11.9 सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता हुआ प्रकाश ऐसे लगाइए। ठीक है। चित्र संख्या 11.9 में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच में क्या कीजिए? कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूरज के प्रकाश में रखिए। कहाँ रखिए? सूरज के प्रकाश में रखिए। अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। या तो सूरज के सामने रखिए, सूरज के प्रकाश के सामने, या फिर टॉर्च रखिए। ये आपका कंघी हो गया, ये आपका कंघी हो गया, ये आपका थर्मोकोल हो गया। ठीक है। यहाँ पे रंगीन शीट दिया हुआ है, रंगीन शीट बिछाया हुआ है, और यहाँ पे ये आपका टॉर्च जला रहा है। ये आपका टॉर्च, सूरज की रोशनी नहीं है तो टॉर्च का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। क्या आप अवलोकन करते हो? क्या आप चित्र संख्या 11.9 में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है। ठीक, इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही था। इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।